नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा शहर में लगाए गए लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सोमवार की रात से ही शहर में सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन के पहले दिन मेडिकल सेवा को छोड़कर सभी दुकानें एवं कार्यालय बंद रहे। वहीं प्रशासन और पुलिस की टीम सुबह से ही शहर की सड़कों पर निगरानी करती नजर आई। अंबिकापुर शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के चलते सरगुजा कलेक्टर ने निगम क्षेत्र में सोमवार की रात 9 बजे से लॉकडाउन लगा दिया है। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में हफ्ते भर का पूर्ण लॉकडाउन मंगलवार को शुरू हुआ। 7 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन के पहले दिन सुबह से हो रही बारिश ने शहर के चहल पहल को और प्रभावित किया। सुबह से शहर के बाजार, सड़कों, चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। इमरजेंसी सेवा के नाम पर सिर्फ दवा दुकानें खुली रहीं। वहीं कुछ समय के लिए दूध डेयरी की दुकानों को खोलने की इजाजत प्रशासन ने दी है। इसके अलावा निगम क्षेत्र से सटे सभी सीमावर्ती इलाकों को सील कर दिया गया है। वहीं निगरानी दल की टीम भी शहर का भ्रमण कर रही है। पिछले बार की तुलना में इस बार के लॉकडाउन में और भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कलेक्टर ने महामारी अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया है। हालिया दिनों में अंबिकापुर में जगह जगह कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद कलेक्टर संजीव कुमार झा ने तालाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने 21 सितंबर की देर रात से 28 सितंबर की देर रात तक अंबिकापुर में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके परिपालन में सोमवार की रात से ही सड़कों में आवाजाही कम हो गई थी। मंगलवार की सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे दूध की दुकानें खुली रहीं, लेकिन सुबह से हो रही बारिश के कारण काफी कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। इस बार लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं शहर के लोगों ने भी कोरोना के चेन को तोड़ने में अपनी सहभागिता दिखाई है। हफ्ते भर यह स्थिति रही तो कुछ हद तक कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकेगा। आवाज न्यूज भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करता है कि नागरिक अपने घरों में रहें और प्रशासन द्वारा बनाए गए सभी प्रोटोकॉल का नियमित पालन करें। तभी हम और आप मिलकर कोरोना से इस जंग में कामयाब होंगे। सरगुजा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संक्रमित मरीजों की मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 6 दिनों के भीतर कोविड-19 की वजह से 7वीं मौत हो गई। मरीजों के बढ़ते मृत्यु के आंकड़ों से चिकित्सक भी स्तब्ध हैं। तालाबंदी के बीच सरगुजा जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ रोजाना मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना हो रही मौत की वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंता और भी बढ़ गई है। 6 दिनों में कोरोना से हुई 7वीं मौत ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में भर्ती मंगलवार की सुबह एक और व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। शहर के दत्ता कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय एक बुजुर्ग को कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद 18 सितंबर को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुजुर्ग को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी और हाई डायबिटीज की शिकायत थी। बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई थी। हालत गंभीर होने की वजह से बुजुर्ग का कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उपचार चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों की विशेष निगरानी में इलाज चलने के बावजूद बुजुर्ग की मंगलवार सुबह मौत हो गई। अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में 6 दिनों के भीतर कोरोना की वजह से हुए 7 मरीजों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अब तक अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जो बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। गांधीनगर पुलिस की टीम ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी युवक ब्राउन शुगर की तस्करी करने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने मंगलवार की सुबह शहर के एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गांधीनगर थाना प्रभारी राहुल तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर घूम रहा है और ग्राहकों की तलाश कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम सतर्क हो गई और युवक को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक गोधनपुर पानी टंकी के पास ब्राउन शुगर लेकर घूम रहा है। प्लान के मुताबिक पुलिस ने संदिग्ध युवक को गोधनपुर पानी टंकी के पास से ही धर दबोचा। जब पुलिस ने आरोपी युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस की टीम ने बरामद किया। पुलिस के अनुसार ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। इसके बाद पुलिस की टीम आरोपी को थाने लेकर आई। पूछताछ में पता चला कि युवक देवीगंज रोड स्थित महाराजा गली का निवासी है। आरोपी युवक की शिनाख्त प्रकाश गुप्ता पिता शिव नारायण गुप्ता के रूप में हुई है। आरोपी इसके पूर्व भी ब्राउन शुगर की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। यही नहीं, आरोपी एनडीपीएस एक्ट के तहत कुछ ही महीने पहले 6 साल की सजा काटकर जेल से छूटा था।
जेल से छूटते ही आरोपी ने एक बार फिर ब्राउन शुगर की तस्करी का गोरख धंधा अपनाते हुए गांधीनगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे एक बार फिर जेल भेज दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं के हित में छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला। 12वीं बायोलॉजी से पास विद्यार्थियों के बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्राप्तांक के आधार पर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। प्रवेश की जानकारी व काउंसलिंग की जानकारी के लिए संपर्क करें। आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, CTO, चांदनी चौक, गैस गोदाम के पास, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9826156669 70002888169। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद हड़ताल पर बैठे NHM के 470 अधिकारी और 160 कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट आए हैं। वहीं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों पर 23 सितंबर को बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सुविधाएं काफी प्रभावित हो रही थी। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया था, जिसमें इन 24 घंटों के भीतर सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने कामों पर वापस लौटने का निर्देश दिया गया था। साथ ही यदि कोई संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने काम पर नहीं लौटता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर के द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के बाद हड़ताल पर बैठे सरगुजा जिले के NHM के 470 संविदा अधिकारी एवं कर्मचारियों में से 160 लोग हड़ताल छोड़कर कार्यालय आ गए हैं और अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं शेष कर्मी जो हड़ताल पर हैं और अपने काम पर वापस नहीं लौटे हैं, उन पर 23 सितंबर को बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी। कोविड-19 के मरीजों की छोटी छोटी लापरवाही घातक साबित हो रही है। नतीजन अंबिकापुर में कोविड-19 की वजह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देखें कोरोना के बढ़ते आंकड़े और रोजाना हो रही मौत पर चिकित्सकों की क्या राय है। सरगुजा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है और उतनी ही तेजी से जिले में संक्रमण फैल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रणव मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार कारण क्या हुआ कि अचानक से जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। सर, सबसे पहला सवाल कि जिले में अभी कोविड की स्थिति क्या है और इसका संक्रमण कितने हद तक फैला है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली अगर संक्रमण की स्थिति हम लोग बात करें तो पिछले गत सप्ताह में हमारे केसेस जो हैं 60-70, एक बार 120 भी पहुंचा था, फिर 70-72, 57, 60, कल जैसे 48 केसेस आए। तो इसमें एक मुख्य बिंदु मुझे ये समझ में आया, जैसा आपने मृत्यु की बात की, तो जो मुख्य बिंदु मुझे ये समझ में आया, लेट रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। लेट रिपोर्टिंग से मेरा ये मतलब है, मानिए कि आज मैं पॉजिटिव आया तो ऐसा नहीं है कि मैं आज ही पॉजिटिव आया, मैं आज ही बीमार पड़ गया। तो कहीं ना कहीं क्या है कि मैंने जब मुझे लक्षण 7-10 दिन पहले आए तो मैंने दवा लिया, जो भी इलाज किया अपने सक्षमता से, अपनी जानकारी से या डॉक्टर से पूछ के, है ना। फिर जब सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हुए तो मैंने अपना जांच करवाया, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हमने बार बार बोला है, सर्कुलर्स निकाले हैं, आप भी नवापारा में आते तो देखते होंगे, आपने पहले भी डॉक्टर से इंटरव्यू ढेर सारे लिए हैं। उन्होंने क्या कहा, अगर आप में लक्षण आए तो आप तुरंत जांच करवाएं। आप 7-8 दिन अपना इलाज करवा के या तबीयत बिगड़ने के बाद जांच ना करवाएं, क्योंकि कभी ना, अभी जो लास्ट 2-3 मौत हुई हैं उसमें मैंने ये देखा कि जिस दिन केस आ रहा है पॉजिटिव, वो उस दिन ही काफ़ी बीमार है। SpO2 किसी का 72 है, एक केस का 68 था, किसी का 78 था। तो ये चीज़ें क्या है कि मतलब बहुत सीधा सीधा कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं कि मैं बीमार पहले से था, लेकिन मैंने 7-8 दिन अपने हिसाब से इलाज लिया और जब मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई
तब मैं अस्पताल गया, जांच करवाया और मैं भर्ती हुआ, मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और मौत हो गई। एक सवाल कि अभी भी जो मेडिकल कॉलेज का कोविड का जो आईसीयू सेंटर है वो अभी भी भरा हुआ है, तो ये समझा जाए कि जो अब जो मरीज़ मिल रहे हैं वो काफ़ी गंभीर होकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँच रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये ध्यान देने की है कि कहीं ना कहीं कोरोना हमारी भी जिम्मेदारी है। देखिए, मौसम भी बदल रहा है, कभी बारिश कभी धूप है, तो किसी को सर्दी खांसी पकड़ ही लेता है। तो ये निश्चिंत हो के कि सर्दी है, मौसम ख़राब है, मुझे नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। कोरोना किसी को भी हो सकता है। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको लक्षण जो आते हैं, जैसे मैंने बोला सूखी खांसी, जैसे बुखार, बहुत लोगों को आपने देखा होगा यूटीआई रहता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा टॉन्सिलाइटिस, मैं देख रहा हूँ 2-3 केस में। तो लोग क्या करते हैं, अरे मुझे तो टॉन्सिलाइटिस है, मैं क्यों जाऊँ, अरे मुझे तो पेशाब में जलन है, मैं क्यों जाऊं। ऐसा नहीं सोचना है। अगर हम समय से रिपोर्टिंग करेंगे, समय से आके अपना जांच करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो 8 से 9 दिन का गैप है इसको हम भर देंगे और हम समय पे अस्पताल पहुंच जाएंगे। इन केस कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उस समय पे हमें मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना है हमें। अच्छा, एक वजह ये भी माने कि जो गवर्नमेंट ने नया रूल चालू किया कि आप घर में रह के इलाज करा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे मरीज रहते हैं, थोड़ा उनको सिम्टम्स रहता है, डॉक्टर उनको क्या सलाह देते हैं वो बात की बात है, कई उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती होते हैं। ये कितना खतरनाक है आज के समय में? देखिए, कहीं ना कहीं अगर किसी 100 लोगों को कोरोना हुआ है, उनमें से 80 से 82 ऐसे लोग होंगे जिनको कि लक्षण नहीं होंगे। कुछ 10 से 12 ऐसे लोग होंगे जिनमें एक मध्यम सा लक्षण, जैसे कि थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा सर दर्द, थोड़ी सी सर्दी खांसी डेवलप करेगा। तो ये मान्यता जो ये सरकार ने जो नियम बनाया वो इससे था कि ये चीज़ें 5 से 6 दिन में जो हमारे दवाएं हैं, जो पैकेट्स हम लोग दे रहे हैं, मेडिसिन का स्वतः ठीक हो जाती हैं। ये पूरी स्टडी बेस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि हमने मतलब कि भार बढ़ा या नहीं, ऐसा ये स्टडी बेस्ड है कि 80 से 85 लोग स्वयं ठीक हो जाते हैं दवा लेने के बाद। इस बेसिस पे हमने होम आइसोलेशन शुरू किया। लेकिन जिस जगह हमने ये शुरू किया, यहीं पर एक ये भी तथ्य सही है कि अगर आप माने कि तबीयत बिगड़ गई तो आप ये नहीं छुपाएं कि मैं घर में हूँ, अरे ठीक है सर्दी खांसी है, सांस बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल मरीज़ भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। जैसे SpO2 हुआ, लोग जानते हैं 95 से नीचे खतरनाक है, तो फिर आखिर 70 कैसे पहुंच रहा है? आप मेरे पास आ रहे हो तो 70 कैसे लेके आ रहे हो? जब आपको ये जानकारी है कि 95 से नीचे होने पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो आप 70 लेके कैसे आ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो लोग होम आइसोलेशन, अब जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई। पहले तो बिना लक्षण वाले थे तो जिम्मेदारी उतनी नहीं थी, जैसा मैंने बताया वो खुद ही स्वतः ठीक हो जाते हैं, और ऊपर से जो हम लोग दवा लेते हैं उससे और भी अच्छे हो जाते हैं वो। जो कुछ लोग कम लक्षण वाले हैं, कम लक्षण में मैंने बताया बुखार, हल्का सा बुखार 100 का 99 का, हल्का सा सर दर्द होता है, थोड़ी सी कमज़ोरी लगती है, उसमें अगर आप काफ़ी अच्छे से पानी वानी पिएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, नारियल पानी लेंगे, जो दवाएं आपको पूरी पैकेट मिल रही हैं, आपको पता होगा कि हमारे मतलब लगभग जितने भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं उनको सेम डे दवा भी बांट देते हैं। तो इन चीज़ों को कॉन्फिडेंस में लेके हमने ये सोचा कि जो मध्यम लक्षण वाले हैं उनको भी घर में रखेंगे। लेकिन वही मैंने बताया ना, आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो गई। जो घर में जैसे मैं हूँ, मुझे मध्यम लक्षण है, मेरी जिम्मेदारी मेरी मॉनिटरिंग की, स्वास्थ्य परीक्षण आता है ना, खुद से अपने स्वास्थ्य का परीक्षण, मेरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी क्या स्थिति है? मौत का जो आंकड़ा बढ़ा है कितना है, और अभी जो स्थिति लगातार बन रही है, क्या स्थिति है पूरे जिले भर की और मेडिकल कॉलेज अस्पताल? जी, कुल मौत की संख्या 16 हो गई है, और उसमें से आपको 12 लोग जो थे वो कोमॉर्बिडिटी वाले थे, मतलब जिनको BP शुगर था, कुछ 2 लोगों को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन था। कल एक 35 साल का एक लड़का भी जी हाँ जी, मैं उसका एक बार जानकारी देख के फिर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी मैंने उसको देखा नहीं है। तो 16 में से, जैसे मैं बता दूं, सबको जानने चाहिए, 16 में से जो है हमारे 60+ जो थे वो आपको 8 लोग थे, और 40 से 60 के एक 55 साल की भी थी, आप जान रहे हैं, है ना, वो है। तो उनमें से जो है आपको 12 लोगों में BP शुगर, 2 लोगों में लकवा था हल्का सा, और कुछ लोग बीमार थे। और फिर मैं वही रिपीट करूँगा, आप देख रहे हो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी मौत 1-2 दिन में हुई है उनका SpO2 काफ़ी कम था, मतलब कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव आए। हमारी टीम को जानकारी मिली, हमने उन्हें शिफ्ट किया। तो क्या हमने शिफ्ट जो किया उसमें आप लेट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने जांच कब किया? आज मैं अगर आपका जांच करता हूँ, आप पॉजिटिव आते हैं, तो मैं आपको सेम डे शिफ्ट करूँगा। अगर आपको परेशानी है तो आखिर आपकी ये परेशानी लंबे समय से चल ही क्यों रही थी, किसी के नज़र में क्यों नहीं आई, ये ज़रूरी बात है। तो अगर अब अभी देखेंगे तो 16 मौत हैं, उनमें से तो आप 12-13 को एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत अच्छे से। बहुत बीमार थे, BP शुगर था, जैसे पहले भी ये स्टडीज़ हो चुके हैं कि ये बीमारी जो है कोविड जो है ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा खतरनाक है जिन्हें उम्र दराज है, जिनमें कुछ परेशानियां पहले से हैं, जिसको लॉन्ग टर्म इलनेसेस बोलते हैं हम लोग, है ना। लेकिन कुछ लोग जो डेथ हुआ, जैसे मैंने बताया, एक दिन में भर्ती हुए और नेक्स्ट दिन डेथ हो गया, 24 घंटे के अंदर अंतराल में डेथ हो गया। हमने उन्हें वेंटिलेटर पर डाला, क्या क्या नहीं किया, इंट्यूबेशन किया, फिर भी डेथ हो गया। उसका कारण क्या था कि आप कहीं ना कहीं पहले से काफ़ी क्षति पहुँच चुकी थी। स्प्रेड की स्थिति क्या है अभी जिले में?
अभी हमारा जो परसेंटेज है वो कुछ 3.8 है। और टेस्ट की संख्या तो मैंने आपको बताया शायद कि हम लोग अच्छे बड़े बड़े शहरों को, बिलासपुर कोरबा को भी क्रॉस कर गए हैं और कुछ 45-60 टेस्ट सब लगभग हो चुके हैं। और ये तो जहाँ टेस्ट, और जैसे मैंने बताया कल लॉकडाउन का, आज लॉकडाउन का पहला दिन है, तो अभी तक आप देख रहे होंगे, आपने खुद ही बनाया है वहाँ पे, तो कुछ 160-70 लोग आ चुके हैं। वो रही पीछे लाइन लंबी। कल भी यहाँ 250 टेस्ट हुए थे। कल ज़िले में कुल 900 कुछ टेस्ट हुए थे। तो टेस्ट की संख्या ठीक है, सब चीज़ ठीक है। लेकिन जहाँ मैंने कहा, मैं बार बार रिपीट करूँगा कि जब से ये नियम है कि मध्यम लक्षण वाले भी घर में रह सकते हैं, और फिर जो हमारा कंट्रोल सेंटर है बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको पता चला होगा, एक लोगों का टोकन साथ नंबर बन रहा है, 3 रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं। पर मैं फिर से बताऊँ, कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको कुछ भी लक्षण आते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल करें। कंट्रोल रूम का नंबर आपके पास है, सब लोगों के पास है, विस्तृत तरीके से बांट दिया गया, पैम्पलेट छप रहे हैं, तो लेट ना करें प्लीज़। अच्छा, ये जो 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है, कितना कारगर साबित हो गए स्प्रेड को रोकने के लिए? सबसे पहले तो इसमें हमारी जिम्मेदारी, हमें ये ध्यान देना कि जिनमें भी लक्षण है वो लोग जो है कि लॉकडाउन है तो हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं करें। लक्षण है तो प्लीज़ आके जांच करवाएं। आपके परिवार में कोई केस निकला है, कोई बुजुर्ग हैं, बीपी है, शुगर है, वो भी आके जांच करवाएं। उसके सरकार कभी नहीं रोकेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इस दिन में 7 दिन के लिए हमारा चैलेंज होगा कि हम लोग टेस्ट की संख्या बनाए रखें। ये सबसे बड़े हमारे लिए चैलेंज होगा। और क्योंकि हम लोग बहुत एक सिस्टम जो था, जो सीएमओ सर ने डेवलप किया था, आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो है 25 से 23 एंटीजन टेस्टिंग सेंटर्स हैं। हमारे 2500 पीएससी में होते हैं एंटीजन टेस्ट, हमारे 700 सीएससी में होते हैं, आप लोगों को जानकारी है पूरी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि शहर में ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रकोप हल्का हल्का ब्लॉक्स में भी फैल रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्रकोप कहीं ना कहीं फैल ही रहा है। तो वहाँ भी आप देखेंगे ब्लॉक्स भी काफ़ी टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कल 900 हुआ, उसके पहले कुछ 700 हुआ, उसके पहले एक दिन पता होगा 1000 भी 2-3 दिन से क्रॉस हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप देखेंगे डिसेंट्रलाइज भी हो रहा है अब ये इन्फेक्शन। पहले अर्बन में था, अब आप देखेंगे ब्लॉक का भी, जैसे कल हमारे 48 केस में से 13 केस ब्लॉक के थे। तो ये अब संख्या ब्लॉक्स का भी आ रहा है। तो उन्होंने भी अपने टेस्ट को बहुत फास्ट कर दिया है, आरटीपीसीआर एंटीजन सब चालू कर दिए हैं, और जो हमें दिया गया टारगेट है उसको बखूबी पूरा कर रहे हैं और करेंगे आगे समय में। चलिए, टेस्ट की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन लॉकडाउन का भी फ़ायदा आपको उठाना होगा। आप अपने घरों पे रहे, सुरक्षित रहे, तब जाके हम कोविड-19 को हरा सकेंगे। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए ढेरों योजनाएं संचालित हैं। वहीं इन योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। पर क्या इन योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों को मिल रहा है? दिव्यांग संसाधन केंद्र में लगी लाखों की मशीन दिव्यांग बच्चों को बेहतर जीवन देने में कितनी कारगर साबित हो रही है? करोड़ों रुपए खर्च कर संचालित की जा रही इन योजनाओं की आखिर जमीनी हकीकत क्या है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। बलरामपुर जिले के राजपुर ब्लॉक में विभागीय सर्वे के हिसाब से 257 दिव्यांग बच्चों के नाम दर्ज हैं, जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में रहते हैं। इन बच्चों की माली हालत ठीक नहीं है, जिससे उनके परिजन ना तो उनका ठीक से इलाज करा पाते हैं और ना ही उन्हें कोई दूसरी व्यवस्था दे पाते। इन्हीं दिव्यांग बच्चों की थेरेपी शिक्षा और विकलांगता को दूर करने के लिए राजपुर में दिव्यांग संसाधन केंद्र बनाया गया था। इस केंद्र में एक से बढ़कर एक मशीनें, जिनकी कीमत लाखों में है, लगाई गई थी। बच्चों के मनोरंजन के लिए टीवी भी लगाई गई थी, लेकिन यह केंद्र आज तक ढंग से खुला ही नहीं है। मशीनें कबाड़ हो गई हैं और चारों ओर न सिर्फ मकड़ी का जाला है, बल्कि पूरा कमरा धूल से भरा हुआ है। हमने जब बीआरसी से इसके बारे में बात की तो उन्होंने बड़ी ही सहजता से कह दिया कि केंद्र खुलता है और उसका संचालन भी हो रहा है। बच्चे हमेशा आते हैं, टीवी इसलिए निकाल दी गई है कि कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन आवाज की टीम ने जिस हकीकत का पता लगाया वो आपको भी हैरान कर देगी। दरअसल इस संसाधन केंद्र में पिछले 6 साल में सिर्फ 7 बच्चे ही अब तक पहुंचे हैं। पहले बच्चे की एंट्री साल 2015 में हुई थी और उसका नाम कुमारी पूजा था, जो ग्राम चांची की रहने वाली थी। और आखिरी बच्चा साल 2018 में पहुंचा था, जिसका नाम चंद्रदेव है और बांधपारा का रहने वाला है। जो सामग्री दिख रही है आपको, ये जिला कार्यालय से प्राप्त की हुई सामग्री है। ये जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक्सरसाइज के लिए दिया गया है। शुक्रवार का डेट है, यहाँ बीआरपी मैडम लिखते हैं और जो बच्चे यहाँ पास आते हैं उनके द्वारा एक्सरसाइज कराया जाता है। चल रहा है, उसका रिपेयर हुआ नहीं है। जो बच्चे आते हैं उसको उपयोग करते हैं। बात जो रीडिंग मीटर है वो रीडिंग मीटर काम और जो आप मार्च के बाद से कोरोना काल चल रहा है, इसकी वजह से बच्चे भी नहीं आ रहे, तो करीब 6 महीने का अंतराल हो गया है। इसकी वजह से कितने लिस्ट इसका जो आसपास के बच्चों की दिव्यांग बच्चों को आने के लिए यहाँ केंद्र के लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।
यह दिव्यांग संसाधन केंद्र बीईओ ऑफिस के परिसर में ही संचालित है और बीईओ ऑफिस से इसकी दूरी सिर्फ कुछ ही कदमों की है। केंद्र के खुलने के संबंध में हमारी टीम ने एक बार फिर बीईओ से पूछकर पुष्टि की तो उन्होंने जो कहा उससे सारे सवालों पर से पर्दा उठा दिया। बीईओ कुंवर साई पैकरा ने बताया कि साल भर पहले ही उनकी पदस्थापना यहाँ हुई है और उन्होंने आज तक इसे खुला कभी नहीं देखा है, ना ही कोई दिव्यांग बच्चा यहाँ आया है। उन्होंने खुद बताया कि मशीनें कबाड़ हो गई हैं और ऐसा लगता है कभी उसका उपयोग हुआ ही नहीं है। वर्तमान में जो देख रहे हैं बाजू में बना हुआ है, ये पिछले 1 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ, एक दिन भी खुला हुआ नहीं पाया और इसका निर्माण कब हुआ है इस विषय में मैं पूरा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। जैसे कि सामने आने पर देखा गया को बिल्कुल जर्जर स्थिति में है और उसमें धूल भी लगा हुआ पाया गया। योजनाएं चलती हैं और बंद भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसी योजनाओं का फायदा ही क्या जब लाखों खर्च करने के बाद भी फायदा किसी को न हो। दिव्यांगों के जीवन में उजाले की रोशनी डालने के लिए प्रशासन का प्रयास तो सराहनीय था, लेकिन ये किस हद तक दिव्यांगों तक पहुंचा, सच्चाई आपके सामने है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।